हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी हम जो है BHDC 131 हिंदी साहित्य का इतिहास जो हमारी बुक है उसको कर रहे थे। इसकी फर्स्ट यूनिट हमको देख रहे थे, काल विभाजन और नामकरण। ये इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है, और ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। आज हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरह हम आगे की भी जो बाकी यूनिट्स हैं उनको भी जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है ये है आधुनिक युग के विभिन्न कालखंड और उनका नामकरण, ठीक है। जो आधुनिक युग था उसको भी ना अलग अलग कालखंडों में बांटा गया था और उनका नामकरण भी किया गया था। किस आधार पर किया गया ये भी हम इसके अंदर देखेंगे, और किस आधार पर इसका कालखंड काल विभाजन किया गया, ये इसे अलग अलग युगों में बांटा गया, ठीक है, इसको भी देखेंगे। तो आधुनिक युग का ना सबसे पहला जो युग आता है वो आता है भारतेंदु युग, ठीक है। तो भारतेंदु युग जो है हिंदी साहित्य के नवजागरण कालीन साहित्य का प्रथम दौर है, ठीक है। ये पहला युग है भारतेंदु युग हिंदी साहित्य का, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो 1868 ईस्वी से मानी जाती है, ठीक है। समाप्ति की अगर हम बात करें कि इसके जो युग का जो अंत है, समय काल का जो, ठीक है, वो कब क्या है, तो आचार्य शुक्ल के अनुसार अगर हम देखें तो 1893 ईस्वी, जिसमें ना नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना के आधार पर देखें तो 1893 ईस्वी में ये जो युग है वो खत्म समाप्त होता है, ठीक है। और डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार 1900 ईस्वी जो है वो उसको अधिक उपयुक्त मान्यता भी मिली है कि 1900 ईस्वी जो है इसकी समाप्ति का युग है, ठीक है। तो भारतेंदु युग का जो समय काल की अगर हम बात करते हैं तो 1868 से लेकर 1900 ईस्वी तक समय काल माना जाता है, ठीक है। और 1900 ईस्वी ना अधिक उपयुक्त मान्यता भी मिली है सभी विद्वानों के द्वारा। इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, तो इसके अंदर हमें ना इस युग के अंदर राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। सामाजिक सरोकार से संबंधित हमें समाज से जुड़ी हुई रचनाएं देखने को मिलती है, और साहित्यिक प्रवृत्ति की भी हम आगे बात करेंगे। तो राष्ट्रीय चेतना में है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्य को राष्ट्रीय चेतना और आम जनता से जोड़ा, ठीक है। जो हमारा साहित्य था ना उसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया था, एक तो राष्ट्रीय चेतना के साथ उसे जोड़ा, ठीक है, और साथ ही में उस साहित्य को आम जनता के साथ भी जोड़ा, और दोनों को साथ लेकर चले, ठीक है। दोनों पर उन्होंने ध्यान दिया और दोनों के ऊपर साहित्य लिखा। और आगे है सामाजिक सरोकार। तो इसमें उनका अगर हम देखें तो इसमें हमें नाटक, प्रहसन और मुक्तक को समाज और राष्ट्र से जोड़ा इन्होंने, ठीक है। जो नाटक लिखे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ठीक है, जो मुक्तक काव्य लिखे उन सभी में हमें कहीं ना कहीं समाज के लिए वो लिखा गया था, ठीक है। जिस तरह की उस समय समाज में जो व्यवस्था थी, ठीक है, जिस तरह की स्थिति थी उसको सही कर सके, समाज में जो रहने वाले लोग हैं उसको वो उनको पढ़कर कुछ सीख सके, समझ सके कि उनके साथ क्या हो रहा है, ठीक है, जो उनके साथ शोषण हो रहा था उससे वो उसके लिए लड़ सके। इसीलिए उन्होंने इस तरह के नाटक वगैरह भी लिखे जो समाज से जुड़े हुए थे और जो राष्ट्र से जुड़े थे। भारतेंदु के नेतृत्व में विकसित प्रवृत्तियां 1885 ईस्वी के बाद भी सक्रिय रहीं, ठीक है। भारतेंदु के नेतृत्व में जो प्रवृत्तियां हमें दिखाई देती हैं, राष्ट्रीय चेतना की, देश प्रेम की, ठीक है, भाषा प्रेम की, ये जितनी भी हमें प्रवृत्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग में, भारतेंदु युग के अंदर हमें दिखाई देती है, वो सारी प्रवृत्तियां क्या है वो 1885 ईस्वी के बाद भी हमें द्विवेदी युग में भी दिखाई देती हैं, वो आगे भी कंटिन्यू रहती हैं, ठीक है। अब हम अगर इसके नामकरण की अगर हम बात करते हैं तो इसे ना भारतेंदु युग के नाम से सर्वमान्य रूप में स्वीकारा गया है, ठीक है। हिंदी साहित्य को एक नई दिशा देने में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान था, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक साहित्यकार थे, ठीक है। उनका हिंदी साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा योगदान रहा, और उसी योगदान की वजह से उसी को आधार बनाकर क्या किया गया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इस युग का नामकरण किया गया, ठीक है। आधुनिक युग का जो पहला युग आता है उसको हम भारतेंदु युग इसी वजह से कहते हैं, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। उन्होंने कई तरह के नई नई विधाओं में रचनाएं की थी, नाटक लिखे थे, निबंध भी लिखे थे, ठीक है। और इनके ही काव्य में हमें एक नई जो प्रवृत्ति है वो देखने को मिलती है। राष्ट्र प्रेम की भावना हम देखते हैं, देश प्रेम की प्रवृत्ति हम देखते हैं, भाषा प्रेम की बात करते हैं ये, ठीक है। अब भारतेंदु युग के जो प्रमुख जो लेखक थे, ठीक है, रचनाकार थे, वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम ही आता है। इसके बाद आते प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी, लाल श्रीनिवास दास। ये कुछ प्रमुख रचनाकार हैं जो भारतेंदु युग के समय काल में रहे थे, ठीक है। इसके बाद अगला जो युग आता है भारतेंदु युग के बाद वो आता है द्विवेदी युग। ये आधुनिक युग का दूसरा युग है, ठीक है। इसके प्रारंभ की अगर हम बात करें तो इस युग की शुरुआत 1900 ईस्वी के आसपास मानी जाती है, जहाँ पर भारतेंदु युग की समाप्ति हम देखते हैं, ठीक है, कि वहाँ पर भारतेंदु युग जो था वो खत्म हुआ, उसका समय काल खत्म हुआ। और
उसी के साथ में द्विवेदी युग की जो शुरुआत थी वो होती है। ठीक है, 1903 ईस्वी से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन जो था वो संभाला था, जिससे क्या कहते हैं इस युग की विशेषताएं स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। ठीक है, 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो सरस्वती पत्रिका का संपादन संभालते हैं एंड उसी के आसपास से मानते हैं कि जो द्विवेदी युग है उसका शुरुआत होती है। इसकी मुख्य भाषा इसकी द्विवेदी युग की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो भाषा का परिष्कार किया। ठीक है, भाषा को सुधारने का काम किया। जो एक टाइम पे हिंदी भाषा जो थी, जो हम आज बोलते हैं, खड़ी बोली जो बोलते हैं अभी के समय में, भारतेंदु युग के समय में कहीं ना कहीं वो ना मिक्स थी भाषा एक तरीके से, कि ब्रज भाषा और जो हिंदी भाषा थी उन दोनों का हमें मिश्रण देखने को मिलता था। ठीक है, जो कि आप भारतेंदु युग की जब आप काव्य वगैरह देखेंगे, उनके रचनाएं देखेंगे, ठीक है, उनमें भी आप देखेंगे वो बिल्कुल खड़ी बोली भी नहीं है, हिंदी वाली भाषा नहीं है, और वो जो पुरानी हिंदी जिसे हम कहते हैं वो भी नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर भाषा का परिष्कार होता है। भारतेंदु युग में प्रयोग हुई खड़ी बोली को स्थिर और मानक रूप दिया इस युग के अंदर, और ये सभी काम जो था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। ठीक है, भाषा को सरल, सीधी और परिष्कृत बनाया। ठीक है, इस युग के अंदर भाषा को ऊपर भी विशेष ध्यान दिया गया। जो हमारी भाषा थी उसको बहुत सरल बना दिया गया, सीधा और परिष्कृत किया गया, उसको तरीके से अ, बन अ, ठीक तरीके से लोगों को बताया कि किस तरह से ये जो भाषा है वो सही है। ठीक है, राष्ट्रीयता का उदय हमें इस युग में देखने को मिलता है। साहित्य में राष्ट्रीयता की भावना को जोड़ा। ठीक है, इस युग में सामाजिक समस्याओं का चित्रण होता है। इस युग के अंदर पहली बार स्त्रियों और किसानों की समस्याएं साहित्य में प्रमुखता से आती हैं। ठीक है, तो समाज में जो हो रही समस्याएं होती है, स्त्री से संबंधित है, किसानों से संबंधित है, उन सब से संबंधित भी क्या है, हमें साहित्य के अंदर रचनाएं देखने को मिलती हैं। तो कहीं न कहीं समाज की जो समस्याएँ थी उनका जो स्थान था वो हमें साहित्य में देखने को मिलता है। ठीक है? और साहित्यिक शैली की अगर हम बात करें तो भारतेंदु युगीन व्यंग्य के स्थान पर सरल और सीधी भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है? जहाँ भारतेंदु युग में अगर हम बात करें तो जहाँ पर ना व्यंग्य के रूप में भाषा का ही प्रयोग होता था, तो द्विवेदी युग के अंदर क्या होता है, वहीं पर भाषा जो होती है वो सीधी और सरल हो जाती है काफ़ी। इसके बाद हम आगे देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का क्या योगदान रहा इस युग में, तो भाषा को मानक रूप प्रदान करने और साहित्य को राष्ट्रीय चेतना से जोड़ने में उनका योगदान अमूल्य है। द्विवेदी युग का नामकरण निर्विवाद है। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी इस युग के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहता है। एक तो वो भाषा का मानक रूप देने में मानक रूप प्रदान करते हैं। ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, और साथ में जो साहित्य होता है उसको राष्ट्रीय चेतना से जोड़ने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, उनका योगदान इसके अंदर भी बहुत ही अमूल्य रहता है। और द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो निर्विवाद है, इसमें कोई विवाद नहीं है कि उस युग का नाम द्विवेदी युग क्यों दिया गया। जिस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र के ऊपर भारतेंदु युग का नाम पड़ा, ठीक है, इसी तरह से महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग रखा गया, नामकरण किया गया। ठीक है, अब द्विवेदी युग के अगर हम प्रमुख साहित्यकार देखें तो वो है मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद मुगुप्त। ठीक है, ये कुछ प्रमुख साहित्यकार हैं द्विवेदी युग के। इसके बाद हम बात करेंगे छायावाद की। तो कालखंड की अगर हम बात करें तो इसका संवत 1875 होगा, और ईस्वी में अगर हम देखें तो 1918 ईस्वी से इसका प्रारंभ माना जाता है, और समाप्ति की अगर हम बात करें तो 1936 ईस्वी जो है इसके समाप्ति होती है इस छायावाद की। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ नई प्रवृत्ति का इसमें क्या होता है, उदय होता है। तो परिभाषा की अगर हम देख लेते हैं इसकी छायावाद की, तो छायावाद हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट काव्य प्रवृत्ति है। नामवीर संघ के अनुसार यह जो है हिंदी साहित्य का रोमांटिक उत्थान है, जिसमें स्वच्छंदता, भावोच्छ्वास और कल्पना वैभव का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। ठीक है, तो एक तो छायावाद क्या है, हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट काव्य की प्रवृत्ति है छायावाद। ठीक है, हिंदी साहित्य के अंदर, और नामवीर सिंह जो है उनके अनुसार क्या है, ये जो हिंदी साहित्य का एक रोमांटिक उत्थान था। ठीक है, जिसके अंदर हमें क्या देखने को, इसको स्वतंत्रता देखने को मिलती है, भावोच्छ्वास और कल्पना वैभव का भी हमें काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभाव दिखाई देता है इसके अंदर। ठीक है, विशेषताएं की अगर हम देखें तो स्वच्छंद प्रवृत्ति हमें ये है, एक तरीके से इसके अंदर हमें स्वच्छंद प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा है रोमांटिक उत्थान इसमें होता है। ठीक है, छायावाद को हिंदी साहित्य में रोमांटिक धारा का मुख्य युग माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में अगर हम देखें तो यह प्रवृत्ति सभी जातियों के उत्थानशील युगों में आशा आकांक्षा के रूप में देखी जाती है। प्रतीकवाद का प्रभाव इसमें हमें देखने को मिलता है। बंगला साहित्य के प्रतीकवादी काव्य का प्रभाव जो है छायावाद पर पड़ा। इसके बाद हम नामकरण को अगर देखें तो विद्वानों में मतभेद है नामकरण को लेकर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अगर हम देखें तो बंगला में आध्यात्मिक प्रतीकवाद को छायावाद कहा जाता है, हिंदी में इसका अनुसरण हुआ है। ठीक है,
तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो बंगला जो है, बंगला भाषा में जो साहित्य लिखा जाता है, उसमें आध्यात्मिक प्रतीकवाद को क्या कहते हैं? छायावाद कहते हैं। और हिंदी में इसका क्या कर दिया गया? इसी का अनुसरण कर दिया गया और छायावाद नाम दिया गया, ये उनका मानना है। आगे हम देखेंगे मुकुटधर पांडे का। तो जबलपुर की पत्रिका में जबलपुर में एक पत्रिका छपती है श्री शारदा के नाम से, ठीक है, जुलाई नवंबर 1920 में। ये जो है 4 अंकों में छपती है। हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक लेख लिखा जाता है इसके अंदर, और वहीं से फिर मानते हैं छायावाद का शब्द का वहीं से प्रचलन हुआ 1920 ईस्वी में, ठीक है। और ऐसा मानते हैं कि मुकुटधर पांडे ने ही सबसे पहले छायावाद का जो शब्द का प्रयोग है वो किया था अपनी पत्रिका में, शारदा पत्रिका के अंदर, ठीक है। अब इस युग के हम अगर हम प्रमुख कवि की बात करें तो वो आते हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ठीक है। ये 4 स्तंभ भी कह सकते हैं हम, ये प्रमुख स्तंभ हैं, प्रमुख कवि हैं। अब महत्व है इसमें कि हिंदी काव्य के तृतीय उत्थान के रूप में छायावाद को मान्यता मिली है, ठीक है। यह युग हिंदी साहित्य के स्वतंत्रतावादी और रोमांटिक प्रवृत्तियों का उत्कर्ष था, ठीक। इसके बाद जो अगला युग आता है वो आता है उत्तर छायावाद। तो इसके कालखंड की अगर हम देखें तो यद्यपि छायावाद की समाप्ति जो है 1936 ईस्वी के आसपास मानी जाती है, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1930-31 से ईस्वी के आसपास हो चुकी थी, ठीक है। कई तरह की समांतर नई प्रवृत्तियां जो थी उभरने लगी थी 1930-31 ईस्वी के आसपास। तो हम कह सकते हैं कि इसमें भी थोड़ा सा मतभेद है कि छायावाद की समाप्ति 1936 ईस्वी तक मानी जाती है, लेकिन उत्तर छायावाद का जो हमें जो प्रवृत्ति है, जो उत्तर छायावाद की जो काव्य की प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं हमें 1930 से 31 के आसपास हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें हमें मतभेद देखने को मिल सकता है कालखंड को लेकर। विशेषताओं की अगर हम बात करें तो वो है प्रेम और मस्ती की काव्यधारा इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन और नरेंद्र शर्मा जैसे कवियों की कविताएं प्रेम और मस्ती की धारा को लेकर आती हैं। हरिवंश राय बच्चन की एक आपने पढ़ा होगा मधुशाला, ठीक है, वो भी काफ़ी अच्छा काव्य है, अगर आपने पढ़ा हो वो। शायद वो काव्य है या तो कविता है, मेरे को याद नहीं है, बट वो काफ़ी अच्छी है मधुशाला। तो आप उस कविता को पढ़ेंगे, उस काव्य को जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक मस्ती से भरी हुई वो है कविता, ठीक है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा भी हमें इसके अंदर दिखाई देती है, जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन आदि ने क्या किया था? राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक विषयों पर रचनाएं की थी, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की भी है, ये राष्ट्रीय काव्यधारा के हम कह सकते हैं, ये काफ़ी कवि रहे। इन्होंने राष्ट्रीयता से संबंधित, संस्कृति से संबंधित तो इन्होंने अनेकों रचनाएं की, ठीक है। और आगे है भावबोध का विकास इसमें होता है। राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक विषयक कविता छायावाद की कविताओं से भिन्न थी, ठीक है। इन कविताओं में ओज और उत्साह की प्रधानता रही है, ठीक है। अगर हम राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक विषय की कविता की बात करें तो जो छायावाद के अंदर राष्ट्रीयता और संस्कृतिक देखने को मिलती है ये उन कविताओं से काफ़ी अलग है। इसकी ये जो कविताएं होती हैं ना, इनमें हमें एक ओज और उत्साह देखने को मिलता है। मतलब आप जब इनकी कविताएं पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके अंदर आप खुद एक ना एनर्जी सी फील करोगे बॉडी में अपनी, कि हाँ भाई, मतलब आपके अंदर खुद एक जोश आ जाएगा उस चीज़ को लेकर, राष्ट्र के प्रति प्रेम आ जाएगा आपके अंदर जब आप वो कविता पढ़ेंगे। इस तरह की इन्होंने वो जो रचनाएं थी वो लिखी थी राष्ट्रीयता से संबंधित, ठीक है। अब इस युग के अगर हम प्रमुख कवि की बात करें तो वो है हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, गोपाल सिंह नेपाली, आरसी प्रसाद सिंह, सोहनलाल द्विवेदी, ये कुछ प्रमुख कवि हैं उत्तर छायावाद के, ठीक है। महत्व अगर हम देखते हैं, उत्तर छायावादी कविता ने छायावादी प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाया, लेकिन इनमें अधिक ओजस्विता और यथार्थपरकता देखने को मिलती है। यह युग हिंदी साहित्य में प्रेम, मस्ती, राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक चेतना का संगम प्रस्तुत करता है, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो है प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद एक साहित्यिक आंदोलन है जो 1930 के दशक में विकसित होता है। यह आंदोलन विशेष रूप से शोषित और पीड़ित वर्गों के अधिकारों और समस्याओं को उजागर करने के लिए समर्पित था, ठीक है। और 1935 में ईस्वी में E.M. फॉस्टर के नेतृत्व में क्या था, एक प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई थी पेरिस में, और इसी से प्रेरणा लेकर 1935 ईस्वी में लंदन में मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीरे ने क्या किया था, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन करने का निर्णय लिया था। संघ का जो पहला अधिवेशन जो था वो लखनऊ में आयोजित किया गया था, और जिसमें प्रेमचंद को जो क्या था वो सभापति बनाया था, ठीक है। जिसमें प्रेमचंद क्या थे, सभापति थे इस अधिवेशन में। इसके अंदर हमें एक मार्क्सवादी विचारधारा देखने को मिलती है प्रगतिवाद में। तो प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या था, मार्क्सवादी विचारधारा है। यह विचारधारा पूंजीवादी शक्तियों को शोषक के रूप में पहचानती है, जिससे शोषित वर्ग के साथ निरंतर संघर्ष होता है, ठीक है। साहित्य की विशेषताओं की अगर हम देखें तो प्रगतिवादी साहित्य में शोषित पीड़ित जनता के मुद्दों के प्रति सहानुभूति और पक्षधरता को व्यक्त किया गया है। इस साहित्य में सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता और उसके लिए संघर्ष पर जोर दिया गया है।
तो जो प्रगतिवाद जो कविता है इसमें अगर हम देखें तो इसके अंदर ना हमें जो शोषित वर्ग था ना, ठीक है, उसके पक्ष में जो रचनाएं लिखी गई वो हमें देखने को मिलती हैं। इसमें मैं मेनली आपको बताऊंगी तो जैसे कि है प्रेमचंद का नाम, मैंने उनकी काफ़ी सारी कहानियां वगैरह पढ़ी इसलिए मुझे उनका नाम याद है। तो प्रेमचंद ने ना अधिकतर इसी टाइम पीरियड के थे, प्रेमचंद इसी टाइम पीरियड के लेखक रहे हैं। ठीक है, वो बहुत बड़े उपन्यासकार हैं, कहानीकार है, 300 से अधिक तो उन्होंने कहानियां लिखी हैं। ठीक है, काफ़ी सारे उपन्यास भी लिखे हैं और उनके जो अधिकतर उपन्यास कहानी है वो कुछ इसी तरह के हैं जिसमें वो समाज की समस्याओं को दिखाते हैं। एक तो वो शोषित वर्ग को सबसे ज़्यादा दिखाते हैं। आपने एक कहानी पढ़ी होगी पूस की रात, ठीक है, पूस की रात आपने कहानी पढ़ी, उसमें भी वो हल्कू की कहानी को बताते हैं कि किस तरह से जो हल्कू ने जिससे पैसे उधार लिए हैं, ठीक है, सहना, तो वो उससे पैसे लेने के लिए आता है और वो किसान होकर भी मजदूरी भी करता है और वो इतने पैसे नहीं कमा पा रहा किसानी करके, खेती करके कि वो पैसे चुका सके, है ना? क्योंकि वो एक तो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, अशिक्षित है वो, और उसे नहीं पता उसे कितना कर्ज और बाकी है जो उसे देना है, और वो उसी चीज़ में फंसा हुआ है। और आखिर में जब वो कहानी खत्म होती है तो जब वो नील गाय उसके खेत को खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है, तो वो लास्ट में एक लाइन ये बोल के जाता है कि अच्छा है अब रात को यहाँ पर ठंड में ठिठुरना तो नहीं पड़ेगा, रात में बैठना नहीं पड़ेगा, मजदूरी करके ही काम कर लेगा वो, क्योंकि वो मजदूरी भी करता था खेती के साथ साथ। तो इस तरह से जो एक छोटा वर्ग था जो पीड़ित था, शोषित, शोषण हो रहा था जिसका, इस युग के अंदर प्रगतिवाद के अंदर उसी को लेकर उसी को दिखाया गया, उसी से संबंधित रचनाएं की गई हैं। ठीक है, मुझे यही उदाहरण समझ में आया जो मैंने आपको बताया, जो मैंने पढ़ा था, इसलिए मैंने बता दिया। इसके आगे हम देखेंगे प्रमुख जो प्रगतिवादी कवि हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक तो है नागार्जुन, ठीक है, वो अपनी कविताओं में समाज के वास्तविक मुद्दों को उठाते हैं। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल हैं, सामाजिक बदलाव की मांग के साथ लेखन करते हैं, वो चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो, उसकी मांग करते हैं वो अपने लेखन में। इसके बाद है त्रिलोचन, अपनी कविताओं के माध्यम से शोषित वर्ग की आवाज़ बनते हैं। ठीक है, और मुक्तिबोध अपने गहरे विचारों के लिए जाने जाते हैं और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। ये प्रमुख कवि हैं और वो किन मुद्दों पर, किन विषयों पर बात करते हैं, किन पर रचनाएं करते हैं, वो भी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आगे महत्व देखेंगे। प्रगतिवाद ने भारतीय साहित्य में सामाजिक मुद्दों को उठाने का एक नया रास्ता दिखाया। ठीक है, यह आंदोलन साहित्य के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने और शोषित वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। तो कहीं ना कहीं प्रगतिवाद जो था वो एक नया, हम देख सकते हैं, एक नया मोड़ था साहित्य के क्षेत्र में, जहाँ पर क्या था, समाज की समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। जो शोषित वर्ग था, जो एक पीड़ित वर्ग था, उसके लिए लोगों ने आवाज़ उठाई है ना साहित्य के अंदर, ताकि वो उनको जागरूक कर सके, उनके लिए उनको न्याय दिला सके। ठीक है, प्रगतिवाद ने साहित्य को न केवल एक कलात्मक माध्यम बनाया बल्कि सामाजिक न्याय और अधिकारों की आवाज़ भी दी। यह आंदोलन आज भी प्रासंगिक है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, ये आज भी प्रासंगिक है, अभी भी चल रहा है कि अभी भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं हमें वो न्याय चाहिए जो लोगों को नहीं मिलता है। ठीक है, किसानों को भी वो चीज़ चाहिए, जैसे किसान भी, कितने किसान हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो लोन लेते हैं और वो चुका नहीं पाते हैं, कभी खेती खराब हो जाती है, कभी कुछ आ जाता है ना, कभी ज़्यादा बारिश हो गई तो खेत फसल खराब हो गई, नहीं हो रही है बारिश तो भी फसल खराब हो रही है। परेशान कौन होता है? किसान होता है, और कितने ही किसान जो हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। इसीलिए ये आज भी प्रासंगिक है और कहीं न कहीं ये सकारात्मक परिवर्तन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है हमारे लिए। ठीक है? इसके बाद आगे है प्रयोगवाद। ठीक है? ये एक और युग है। तो प्रयोगवाद एक महत्वपूर्ण साहित्यिक आंदोलन है जो कविता में नवाचार और प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। यह आंदोलन जो था वो 1943 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और आगे के संपादन में तार सप्तक कविता संग्रह का प्रकाशन हुआ था। प्रयोगवाद का समय इसी ग्रंथ प्रयोगवाद का समय इसी संग्रह के प्रकाशन के साथ शुरू माना जाता है। ठीक है, जो ये संग्रह का प्रकाशन हुआ था तार सप्तक का अज्ञेय के संपादन में, तो यहीं से माना जाता है कि प्रयोगवाद का शुरुआत हुई। ठीक है, अज्ञेय की क्या भूमिका रही इसमें वो देखते हैं। तो तार सप्तक की भूमिका में अज्ञेय ने प्रयोग को कविता का मुख्य ध्येय बताया। उनके अनुसार संग्रहित सभी कवि ऐसे होंगे जो कविता को प्रयोग का विषय मानते हैं और जो काव्य सत्य के दावे नहीं करते, केवल अन्वेषी अपने को मानते हैं। प्रयोगवाद की विशेषताएं अगर हम देखें तो प्रयोगवाद का मुख्य जोर जो था बदली हुई परिस्थितियों में संप्रेषण की समस्या पर था। प्रयोगवादी कविता का मुख्य स्वर व्यक्ति चेतना था जो व्यक्तिगत अनुभव और भावनाओं को प्राथमिकता देता है। ठीक है,
इसके बाद है हमारा अगला है नई कविता। इसी के साथ में तो नई कविता की जो शुरुआत होती है वो आती है 1950 ईस्वी के आसपास, ठीक है। प्रयोगवाद के बीच से नई कविता का क्या होता है, उदय होता है। नई कविता का स्वर एकांगी नहीं था, जिसमें इसमें विभिन्न दृष्टिकोण और विचारधाराएं जो थी वो शामिल थी। इसमें मुक्तिबोध और शमशेर जैसे प्रगतिशील कवि दृष्टिकोण रखने वाले भी कवि शामिल थे, ठीक है। नई कविता का प्रमुख तत्व क्या था? रामदरस मिश्र के अनुसार नई कविता के दो प्रमुख तत्व हैं। एक तो अनुभूति की सच्चाई, दूसरा है बुद्धि मूलक यथार्थवादी दृष्टि, ठीक है। तो महत्व अगर देखें तो ये प्रयोगवाद ने हिंदी कविता में नवाचार को बढ़ावा दिया और कविता के सामाजिक संदर्भों को उजागर किया। ये जो आंदोलन था वो व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक यथार्थ को एक नई दृष्टि से देखने का अवसर प्रदान करता है। प्रयोगवाद और नई कविता ने हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया था ये, ठीक है। यह आंदोलन न केवल कविता की संरचना में परिवर्तन किया, बल्कि साहित्य में विचारों और दृष्टिकोणों के विविधता को भी बढ़ावा दिया। आगे है, ये लास्ट है, नई कविता और समकालीन साहित्य, ठीक है। तो जो नई कविता थी उसका जो उभार था वो कैसे हुआ? नई कविता का उभार जो है प्रयोगवाद के अंदर से हुआ था, ये भी ऊपर पढ़ा हमने, ठीक है। 1950 के आसपास प्रगति के अतिशयता के कारण कवियों का मोह भंग होने लगा था कि प्रयोग की कुछ ज़्यादा ही हो चुकी थी रचनाएं, जिस वजह से क्या तो उनका मोह भंग हो गया और उसी के आसपास से नई कविता की शुरुआत होती है। प्रयोगवाद ने व्यक्ति चेतना को अपनाया, लेकिन सामाजिक चेतना का दबाव बढ़ने लगा, ठीक है। नई कविता की विशेषताएं क्या थी? नई कविता में प्रगतिशील धारा के कवि थे, जैसे मुक्तिबोध शामिल थे। इसके साथ ही आधुनिकतावादी दृष्टिकोण के कवि भी शामिल थे इसके अंदर। धर्मवीर भारती, विजय देव नारायण शाही भी थे। इस आंदोलन में व्यक्ति और सामाजिक चेतना का एक मिला जुला स्वरूप उभर कर सामने आता है। इसके बाद हम आगे कुछ और भी कविताएं हमें देखने को मिलती हैं, जैसे साठोत्तरी कविता जो 1962 ईस्वी के बाद जो लिखी गई कविताएं थी उन्हें साठोत्तरी कविता के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य में नई प्रवृत्तियों का उभार होता है। इस दौर की कविता में अराजकता और मोह भंग का तीखा स्वर देखने को मिलता है, जिसे साठोत्तरी कविता या अकविता कहा गया, ठीक है। इसके बाद है साठोत्तरी कहानी। तो कहानी के क्षेत्र में भी इसी तरह की प्रवृत्तियां देखी गई थी, जैसे जिन्हें नई कहानी, साठोत्तरी कहानी और अकहानी भी कहा गया। समकालीन साहित्य है आगे। तो साठोत्तरी या अकविता का दौर खत्म होने के बाद क्या आता है? समकालीन साहित्य का दौर शुरू होता है। इस दौर में सांप्रदायिकता का प्रतिरोध और भूमंडलीकरण के बाद उत्पन्न हुई नई चुनौतियों का प्रतिरोध प्रमुख रुझान है। साहित्य में विमर्श भी हमें देखने को मिलता है। इसी समय में साहित्य में विमर्श की शुरुआत होती है। विमर्श की दो प्रमुख कोटि थी, एक तो दलित विमर्श, दूसरा था स्त्री विमर्श, ठीक है। तो दलित विमर्श समाज में दलित वर्ग के मुद्दों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देता है, और स्त्री विमर्श क्या करता है? महिलाओं के अधिकार, मुद्दों और उनकी स्थिति को उजागर करता है। लास्ट में निष्कर्ष है, नई कविता और साठोत्तरी कविता ने हिंदी साहित्य में न केवल व्यक्ति और सामाजिक चेतना के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया, बल्कि समकालीन साहित्य में महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया। विमर्श के माध्यम से साहित्य में सामाजिक मुद्दों का नया स्वरूप मिला, जिससे समाज में विभिन्न वर्गों की आवाज़ को उभारने का अवसर प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी यूनिट 1 है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता या कहीं पे कुछ डाउट है, आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या तो टेलीग्राम चैनल पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर भी पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, और अच्छे से तैयारी करो अपने एग्जाम्स की। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।